कितने बच्चे हैं जिन्होंने रीड किया है? नाम बताओ अपना अपना। सर मैंने किया है। प्रणव, ओके। और किसने किया है? सर मैंने भी। टिका, ओके। ये इतना वीडियो गुड इवनिंग सर। बैठो, जरा वीडियो ऑन कर दो, मुझे भी नजर आए कि मैं बच्चे बैठे हैं सामने पढ़ा रहा हूँ। सारे बंद करके बैठे हुए हैं एक एक। ओके, सारे ऑन करो अपने अपने वीडियोस। सर कर रहा हूँ। गुड। अब कम से कम मुझे लगेगा तो सही ना कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलिए, तो आई एम गोइंग टू शेयर चैप्टर नेम। कौन सा चैप्टर हम कर रहे थे? मैटर एंड सराउंडिंग। समझे। ओके, निकालते हैं। चैप्टर नजर आया? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, वीडियो ऑन कर लो। जब तक वीडियो ऑन नहीं होता ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं चलता ना मुझे यहाँ बैठ के कि आप लोग वहां बैठे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, या बस ज्वाइन करके इधर उधर हो गए। देखिए, जब हमने लास्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हम मैटर तो डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज मैटर। तो मुझे लगता है कि अब मैटर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज मैटर। तो उसके लिए ठीक है, जरा बताना व्हाट इज मैटर। Matter is a made up of particles. ठीक है, मतलब मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। तो मैटर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे कि मैटर हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। जहां तक साइंस की बात है तो साइंस में हमें बताया जाता है कि एवरीथिंग मेड अप ऑफ मटेरियल एंड साइंटिस्ट नेम्ड इट मैटर। कोई भी चीज जो हम आसपास देखते हैं वो किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है और साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को नाम दिया है मैटर। जैसे एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ जो भी हमें आसपास नजर आ रहा है सारा का सारा मैटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगर मैटर की हम बात करें तो उसका फिजिकल नेचर क्या है, कैसे हम उसे डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो जहां तक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात है तो उसका एक सिंपल आंसर हमारे पास है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग। मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, एक शीट की तरीके से नहीं है मैटर, जबकि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, प्रणव समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, कुछ जरूरी काम कर रहे हो सर नो। तो फिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? ओके, वेरी गुड, शाबाश। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूअस शीट की तरीके से नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे पीसेस से मिलके बना है। तो
तो कोई भी चीज जो हम आसपास देखते हैं, अगर हम उसे ब्रेक करें तो वो ब्रेक हो जाएगी और अल्टीमेटली वो छोटे से छोटे पार्टिकल तक ब्रेक होगी और फिर एक जगह जाके ये जो डिवीजन है वो रुक जाएगा और उसको हम बोलते हैं एटम या मॉलिक्यूल। अच्छा प्रणव ये बताओ, देखो जो लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करूंगा, है ना, हम वो क्लास में होंगे, और जो लोग ऑफ करके बैठेंगे वो सिर्फ सुनेंगे आराम से कहानी, ठीक है ना, तो उनके साथ पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जब हम मैटर को ये बताएंगे कि भाई मैटर तो पार्टिकल से बना है, तो उसके लिए एक जस्टिफिकेशन चाहिए, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम किसी को बताएं और हमारी बात प्रूव हो जाए कि हाँ भाई मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो प्रणव ऐसा कोई दिमाग में एक्सपेरिमेंट है जिसे आप बताएं और आपकी बात प्रूव हो जाए कि भाई मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? सर वाटर में 100 ml वाटर लेंगे एक बीकर में और उसके अंदर अगर सॉल्ट डालेंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ, मतलब अगर हमने वाटर लिया, वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दी, कुछ भी डाल दिया और वो डिसॉल्व हो गई, तो डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि जो क्रिस्टल्स पहले हमें नजर आ रहे थे वो फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुए और डिवाइड होने के बाद वो इवनली मिक्स हो गई और अब वो हमें नजर नहीं आ रहे। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो क्रिस्टल हमें पहले नजर आ रहे थे वो वन पीस नहीं था, बल्कि वो छोटे छोटे पीसेस से बना था। तो इस तरीके से हमारी ये जो स्टेटमेंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये प्रूव हो जाता है। अच्छा, अब एक तो मैटर हो गया और दूसरा हो गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम यूज करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वो होगा कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि जो पार्टिकल्स जो हमने अभी तक प्रूव कर दिए कि भाई मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि कितने छोटे। तो उसके लिए पीछे एक एग्जाम्पल दे रखा है, हमने पीछे पढ़ा भी था उसे। उसमें क्या है कि एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेते हैं और उसको 100 ml वाटर में मिक्स कर लेते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वो छोटा सा जो क्रिस्टल है वो पूरे 100 ml को कलरफुल बना देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस छोटे से क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा वाटर कलरफुल हो गया। अच्छा, जब हमने इस 100 ml का 10 ml, सिर्फ 10 ml लेके दूसरे 90 ml में डाला, तो हम देखते हैं कि अभी भी जो नया 100 ml बना वो भी कलरफुल है। यानी कि जो क्रिस्टल हमने लिया था उसका 10% पार्टिकल भी इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने वापस से 100 ml कलरफुल कर। इसके बाद भी हम 10% लेते हैं, यानी इसका भी 10 ml लिया हमने और आगे डाल दिया। तो जब हम आगे डाल रहे हैं तो यहाँ पे अगर 100% था तो यहाँ 10% हो गया और यहाँ पे 1%। और जब इसका 10 ml लेके हम आगे डालेंगे तो यहाँ पे 0.1% ही आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर 0.1% पार्टिकल्स भी 100 ml वाटर को कलरफुल बना देते हैं, तो इससे सीधा सीधा एक कैलकुलेशन होती है, मैथ की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं कि 0.1% अगर 100 ml वाटर को कलरफुल कर रहे हैं, तो फटाफट जरा कॉपी पेंसिल उठा लो और मुझे बताओ कि अगर 100 ml हमारा कलरफुल हो रहा है और ऐसे पार्टिकल्स उसको कलरफुल कर रहे हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ रहे, तो मिनिमम भी माने तो मिनिमम 10,000 पार्टिकल तो कम से कम होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 10,000 मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 10,000 पार्टिकल्स हैं
जो इस 100 ml को कलरफुल बना रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, फटाफट अपनी कॉपी पेंसिल पे सॉल्व करके बताओ कि अगर 0.1% 10,000 है तो एक्चुअल अमाउंट कितना है? समझ आया क्वेश्चन? प्रणव समझ में आ गया यस क्वेश्चन? सर। वेरी गुड। स्वानी, इस क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, जल्दी से Sir, कैलकुलेट करो। please repeat. मैंने बेटा ये बोला कि मान लीजिए ये जो 100 ml वाटर है ये कलरफुल हो गया सिर्फ 0.1% पार्टिकल से। तो क्योंकि 100 ml कलरफुल है और इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमें नजर भी नहीं आ रहे, और पूरा वाटर इवनली कलरफुल है, तो कम से कम 10,000 पार्टिकल तो होंगे। वैसे ज्यादा ही होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 10,000 तो होंगे। तो अगर 0.1% 10,000 है तो 100% कितना होगा? कैलकुलेट करो और बताओ। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है परसेंटेज वाली, जो आपको आती होगी, आपको 6-7 में सिखाती होगी कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं और कैसे परसेंटेज से टोटल अमाउंट निकालते हैं। तो अभी आपके सामने है 0.1% जो कि 10,000 के इक्वल है। आपको बताना है कि 100% कितना है इसका। किसी का कंप्लीट हो गया? ओके, टीका कर रहे हो बेटा? यस सर, कर रहा हूँ। हाँ जल्दी से करो जरा, बहुत टाइम ले रहे हो, इतना टाइम नहीं होता। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आपको बहुत टाइम लग रहा है, मैं बता रहा हूँ। अब देखो स्क्रीन पे, सीधी सी बात है कि अगर यहाँ 10,000 हमने कंसिडर किए, तो जब ये यहाँ आएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा इसमें, जब ये यहाँ आएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, जब ये यहाँ आएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। सिंपल, क्योंकि 10% ही तो कम हो रहे हैं। 10% का मतलब 100 में से 100 का 10 हो गया, यानी 1 जीरो कम हो रहा है। जब हम रिवर्स में जाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा। तो अब यहाँ देखो, कैलकुलेट करो, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 और मिलियन और 10 मिलियन। 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन पार्टिकल्स हैं उस छोटे से क्रिस्टल में। समझ आया? यस सर। तो Yes, sir. अब अगर 10 मिलियन पार्टिकल्स हैं तो फिर आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं एक छोटे से क्रिस्टल में। और अगर ऐसा है तो हम सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन के लिए तो कोई चीज है ही नहीं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि आर वेरी वेरी टाइनी एंड दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन करने की एटलीस्ट कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए होता है, क्योंकि जिसके बारे में हमें पता नहीं, हमने देखा नहीं, हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके अच्छा, अब यहां तक हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली। मैटर डिस्कस कर लिया, पार्टिकल्स डिस्कस कर लिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस कर लिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े।
अब हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे अभी उनको ही आगे डिस्कस कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो पार्टिकल्स हमने अभी देखे कि भाई बहुत टाइनी होते हैं, वेरी वेरी टाइनी हैं, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या आप में से कोई भी बच्चा है जो इसे प्रूव करे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम? ये एक स्टेटमेंट है, इसे प्रूव कर दे, जस्टिफाई कर दे कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट बता के। सर वो बताया तो था सॉल्ट वाला। हाँ ठीक है, वो सॉल्ट वाला बिल्कुल इसमें फिट हो जाएगा। देखो उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपने बताया तो था, मैं इसे दोबारा अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ये हमारा टम्बलर है जिसमें वाटर है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने इसमें सॉल्ट डाला, यहाँ पे सॉल्ट डाला, तो जैसे ही सॉल्ट डाला तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऊपर, क्योंकि इसमें हमने सॉल्ट डाला तो वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन जैसे ही ये सॉल्ट डिसॉल्व होगा, तो डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है कि जो वॉल्यूम बढ़ा था वो वॉल्यूम वापस से कम हो जाए, यानी सॉल्ट तो हमने डाल दिया। अब जब हमने उसमें सॉल्ट डाल दिया तो वैसे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना, लेकिन हुआ क्या, पहले तो बढ़ा, लेकिन जैसे ही सॉल्ट डिसॉल्व हो गया पूरी तरीके से, वॉल्यूम वापस से उतना का उतना हो गया। तो यहाँ ये चीज क्लियर हो जाती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में उन्होंने जगह ली, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ शो हुआ था, जबकि वॉल्यूम हमें उतना का उतना शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो वेरी सिंपल, अगर किसी को कुछ पूछना है वो पूछ ले, ठीक है, वो तुरंत मुझे रोक के पूछ ले, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ओके है, इसके आगे है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है अब, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके बेटा, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से कनेक्ट हो गया। अब ठीक है, आ रही है आवाज वापस से? यस सर। ओके, तो हम डिस्कस करने जा रहे थे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और तभी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स हमने डिस्कस किए कि भाई मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना होता है, और वो पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, और वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। अभी उसी कड़ी में आगे ये आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब इसका क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो हमेशा मूवमेंट में है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई प्रोसेस अगर किसी के दिमाग में है तो बताए। सर एनी जब प्रोसेस परफ्यूम स्प्रे करते हैं, है बेटा? एयर में परफ्यूम स्प्रे करते हैं, एयर में परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो वो दूसरे रूम के कॉर्नर तक भी उसकी स्मेल जाती है। हाँ वेरी गुड, नहीं वो तो बेटा चली जाती है, बिल्कुल ठीक है, वो एक बढ़िया इंसिडेंस बताया आपने, और ये फैक्ट है कि ये इसी वजह से होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। लेकिन मैं प्रोसेस का नाम पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम दो प्रोसेस सर डिस्कस कर सकते हैं। डिफ्यूजन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, प्रणव शाबाश। मुझे लग रहा है प्रणव ही अकेला ऐसा बच्चा है जिसने रीडिंग की है, बाकी किसी ने भी रीडिंग नहीं की ढंग से। ओके, तो जो प्रोसेस है उसका नाम है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जो क्लियर कट हमें एक एविडेंस देता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव। और अगर आपको डिफ्यूजन याद ना रहे और आप भूल जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं कि टेक अ ग्लास विथ फुल ऑफ वाटर एंड ड्रॉप इंक इनटू इट।
तो जैसे ही आप इंक ड्रॉप करेंगे वाटर में, वो इंक अपने आप मिक्स होगी बाय देयर ओन, आपको वो मिक्स करने की जरूरत नहीं। और जब इंक अपने आप मिक्स होगी तो उससे भी ये प्रूव हो जाएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि वाटर पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और इंक के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, तभी वो अपने आप मिक्स हो रहे हैं, अदरवाइज मिक्स होते ही नहीं। तो इस तरीके से हम इसका भी प्रूफ लिख सकते हैं। दो हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट है तीसरा, वो पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स हैं उन वो अपने आप को अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जिसकी वजह से हम आयरन को ब्रेक नहीं कर पाते, वुड को ब्रेक नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि एयर में से हम अपना हाथ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, एयर के थ्रू हम जा भी सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? कि एयर जो है वो गैसियस फॉर्म है, और गैसियस फॉर्म होने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है, तो हम आसानी से एयर के थ्रू जा सकते हैं। बट यही काम अगर आपने वुड के साथ करना है तो आपको कराटे एक्सपर्ट होने पड़ते हैं, क्योंकि जो कराटे एक्सपर्ट होते हैं वो वुड के थ्रू भी अपने हाथ को लेके जा सकते हैं, यानी वुड को तोड़ सकते हैं। तो वुड को तोड़ना मतलब हमने उनका जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक कर दिया। तो ये अब जब भी आपको लिखने को आएगी, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो आपने उसमें 4 चीजें लिखनी है। नंबर 1 आप लिखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी टाइनी। नंबर 2 particles have space between them. Number 3 particles are continuously moving. Number 4 particles of matter have force of attraction between them. तो ये 4 चीजें लिखनी है। जो वेरी वेरी टाइनी वाला जो पॉइंट है वो भी इसी में डालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। याद रहेगा? यस सर। ओके, जिसे याद ना रहे वो मुझे पता है, मैं उसे नोट्स भी दूंगा अलग से कि भाई ये नोट्स अपने पास रखो, याद रखो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये चारों क्वेश्चंस सबने अपने अपने होमवर्क में करने। जो जो जैसा लिखेगा उससे मुझे आइडिया होगा कि उसे कितना समझ में आया। तो अगर मुझे लगेगा कि भाई मुझे दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि कोई एक ही बच्चा है जिसे समझ में नहीं आया तो उसे मैं इंडिविजुअल भी समझा दूं। ओके ओके सर। ठीक है। तो ये जो चारों क्वेश्चंस हैं, अपनी अपनी बुक लेके बैठे हो ना सब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अपनी अपनी बुक में मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चंस आपने अपने लेवल पे ट्राई करने हैं, कहीं से इधर उधर से देखने नहीं है, किसी से पूछने नहीं है। जो आपको समझ में आया आपको वैसे लिखने हैं, ठीक है? जिससे मुझे सही आइडिया होगा कि आपको कितना आ रहा है या मुझे अभी और समझाने की जरूरत है। Okay, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक सीक्वेंस अगर आपको दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर सारा का सारा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने मैटर किया, मैटर की डेफिनेशन कर दी। फिर हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर किया, वो समझ में आ गया। फिर हम पार्टिकल्स पे पहुंचे। पार्टिकल्स पे पहुंचने के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स कर दिए, अलग अलग तरीके की, वो समझ ली। अब हम मैटर की स्टेट्स की बात कर रहे हैं। स्टेट्स का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, और तीसरी कौन सी? यस। Gaseous. वेरी गुड। तो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबने खूब पढ़ रखा है 6th में, 7th में, 8th में।
यस कि सर। क्या क्या होती है ये? ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सर, ये ऑलरेडी वो टॉपिक्स हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। सबकी प्रॉपर्टीज हमने याद कर रखी है, सबकी प्रॉपर्टीज हमें पता है। हाँ, अगर किसी बच्चे को स्पेशली पूछना है तो वो बोले, मैं बताता हूँ उसे। किसी को पूछना है सर, पर सॉलिड 5 लिक्विड गैस के स्टेट्स बारे होती है, में? है बेटा, 5 स्टेट्स होती है ना मैटर की। 5 स्टेट्स, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन अभी तक जो प्रॉपर डिफाइंड जो स्टेट्स हैं वो 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस, और बाकी जो 2 स्टेट हैं, ठीक है, प्लाज्मा और बोस, बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। हाँ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वो अभी मतलब प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, तो उसको इस बुक में भी दे रखा है पीछे, लेकिन एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन उस टाइप का नहीं है। तो अगर आप 5 स्टेट लिखते हो, उनके नाम भी इंक्लूड करते हो, तो वो कहीं और ज्यादा एलोबरेट करेगा आपके आंसर, ठीक है। बट डेफिनेशंस में आप 3 भी लिखोगे तो भी वो गलत नहीं होगी। अब स्टेट क्योंकि हमें डिस्कस करनी नहीं है, हम बहुत पहले से वो सब करते आए हैं। अब आते हैं हम अपने स्टैंडर्ड के साथ। अब क्योंकि हमने स्टेट डिस्कस नहीं किए हैं तो इसलिए क्वेश्चन डिस्कस करने बनते हैं। चलो, सबसे पहले कौन आ रहा है? हिना। हिना, मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, Yes, sir. ध्यान से सुनो। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारा बनता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। आगे लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो हमारे पास है एयर, हमारे पास है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी है, वाटर है, चौक है, और कॉटन है, और आयरन है। तो ये 3-4 चीजें हैं, आपको इनको अरेंज करना है इनकी इंक्रीजिंग डेंसिटी में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? आपको डेंसिटी समझ में आ sir. गई? Yes, sir. ओके, तो बताओ मुझे सबसे पहले कौन सा सब्सटेंस आएगा? Yes. अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आप पहले अच्छे से पढ़ना, फिर अगर ना समझ सर, में आए मैं तो बताऊं? मुझसे। हाँ बिल्कुल, पढ़ना, बोलो। सर, सबसे पहले एयर आएगा, उसका सबसे ज्यादा कम होता है, फिर एग्जॉस्ट आएगा, फिर उसके बाद वाटर आएगा, फिर हनी आएगा, सॉरी नहीं, उसके बाद कॉटन आएगा चिमनी के बाद, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के बाद, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक, फिर आयरन। ठीक है, हिना, इसमें बस हमें इतना ही देखना था कि कौन सी भारी चीज है। जो जितनी भारी Okay, sir. होगी, जो जितनी भारी होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सिंपल लॉजिक ये है Yes. कि आप वजन के हिसाब से Okay, sir. एयर सबसे हल्की है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज एयर से ज्यादा हैवी है क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स भी मिक्स है, ठीक है। अच्छा, एक मैसेज आ रहा है, Yes, sir. रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट्स बाद मीटिंग बंद हो जाएगी। मीटिंग बंद होने का मतलब क्लास ओवर नहीं होती। मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा, दोबारा कनेक्ट कर लेना। ओके, इसके बाद है टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, अच्छा ये काम आप होमवर्क में करेंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, No, sir. तो इसमें हमें वही सॉलिड गैस लिक्विड वाला करना है। अच्छा, इसके बाद एक कमेंट है, ठीक है, जरा अनम्यूट कर लो अपने आप को। इसमें लिखा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, लिखा हुआ है रिजिडिटी। हमें रिजिडिटी के ऊपर कमेंट करना है, मतलब कौन सी स्टेट ज्यादा रिजिड है ये बताना है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। रिजिडिटी का मतलब समझते हैं आप? व्हाट इज द मीनिंग सर, ऑफ? मैं बताऊं? हाँ बताइए। सॉलिड। हाँ कोई बात नहीं। रिजिडिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज
जिसे हम आसानी से मोल्ड ना कर पाए। रिजिड है वो, हार्ड है वो, ठीक है, सॉलिड है वो। तो रिजिडिटी जो है वो सॉलिड में ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी की जहां तक बात है तो सिर्फ गैसेस जो है वो ही कंप्रेसिबल है, ना तो सॉलिड कंप्रेस होते हैं ना तो लिक्विड कंप्रेस होते हैं, क्योंकि उनके वॉल्यूम, लिक्विड होता है पर थोड़ा सा होता है। बच्चा लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है। जो वॉल्यूम है वो तो लिक्विड का भी फिक्स है और सॉलिड का भी फिक्स है। तो जब वॉल्यूम फिक्स है तो फिर कैसे कंप्रेस होगा बताओ? हमारी सर गाड़ियों में, हमारी कारों में, ठीक है, ऑयल ब्रेक्स होते हैं। तो वो ऑयल ब्रेक्स का जो फॉर्मूला है, जो प्रिंसिपल है, वो यही है कि जो लिक्विड है वो कंप्रेसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी सॉलिड की तरीके से फिक्स है। द डिफरेंस इज ओनली दैट कि जो सॉलिड है उनकी शेप भी फिक्स है, जबकि वॉल्यूम की शेप फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। ओके, इसके बाद है फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी में सॉलिड और गैसेस दोनों आएंगे, क्योंकि बोथ आर फ्लूइड, सॉलिड भी और लिक्विड भी। इसके बाद है फिलिंग ऑफ गैस। तो फिलिंग ऑफ अ गैस ऑफ कंटेनर का, अच्छा इस पे बताओ, इस पे कोई बोलेगा? फिलिंग अ गैस कंटेनर, अगर हम गैस को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो कंटेनर पूरी तरीके से भर जाता है, यानी कि गैस उस कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर देती है। इसके ऊपर कमेंट करना है, हाउ इट हैपेंस। सर क्योंकि उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। हाँ नहीं, इसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है, सही है। कुछ और आपके पास ऐसे लॉजिक्स जिसके बारे में आप बोले और बाकी बच्चों सर को भी उसके समझ में आ जाए? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं ना, तो वो पूरी स्पेस ले लेता है क्योंकि वो मूव करते रहता है पूरे टाइम। ठीक है, सुहानी जरा बताना बेटा क्या है ये फिलिंग अ गैस कंटेनर, जरा जस्टिफाई करो हाउ। सुहानी आर यू देयर? लगता है सुहानी के पास आवाज Yes, नहीं। sir. ओके, सुहानी मैंने पूछा कि फिलिंग अ गैस कंटेनर, तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है कि भाई ये गैस किसी भी कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर देती है। तो हाउ इट हैपेंस, कैसे ये पॉसिबल है कि जब हम गैस डालें किसी भी कंटेनर में, छोटे में या बड़े में, तो वो पूरी तरीके से उसे भर देती है? हाउ? सर वो किसी कंटेनर से या किसी पाइप की हेल्प से उसे फिल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझे नहीं। देखो मेरा मतलब ये था, अब अच्छा सारे बच्चे समझ, मतलब ये है कि सपोज करो एक छोटा सा कंटेनर है हमारे पास और इसमें हमने यहाँ पे कोई गैस डाली। तो ये जो थोड़ी सी गैस डाली है, ये थोड़ी सी गैस भी इस पूरे कंटेनर को फिल कर देगी। रीजन क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल है, यानी कि अपने आप को अट्रैक्ट नहीं करते। दूसरा, इनके पास जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, यानी दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, और वो भी रैंडमली। तो जब ये रैंडमली सारी डायरेक्शन में जाएंगे तो होगा क्या, ये वॉल से टकराएंगे और टकराने के बाद कहीं और पहुंच जाएंगे, वहां से टकराएंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जब सारे पार्टिकल तेजी से वॉल से टकराएंगे तो हर पार्ट में ये पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, और जब हर पार्ट में अवेलेबल होंगे यानी कि इन्होंने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर दिया। तो ये इस तरीके का कमेंट हमें इसमें लिखना था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है शेप। तो शेप का मतलब ये है कि सिर्फ सॉलिड है जिनकी शेप फिक्स है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है, गैसेस की भी नहीं है। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है गैसेस में, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स ही सबसे ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके बाद है डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो चीज ज्यादा भारी हमें लगती है या ज्यादा हैवी जिसे हम कहते हैं, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन और वुड। तो हिना बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, आयरन की या वुड की? सर आयरन। सिंपल है,
आयरन की ज्यादा होगी क्योंकि आयरन ज्यादा हैवी है, तो इजी है। इसके बाद नेक्स्ट है गिव रीजन। तो गिव रीजन में पहला तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। दूसरा है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। उसका रीजन ये है कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो बार बार स्ट्राइक करते हैं वॉल पे। अब जैसे मान लो दरवाजा बंद है और एक बच्चा जाके उस पर स्ट्राइक करता है, तो हो सकता है दरवाजा हिल जाए, लेकिन अगर 2 बच्चे करेंगे तो और तेजी से हिल करेगा। अगर 10 बच्चे एक साथ स्ट्राइक करें तो हो सकता है दरवाजा टूट जाए। यानी जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा प्रेशर। सेम केस यहाँ पे है कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, जबकि गैसेस के सारे पार्टिकल्स फुल एनर्जी के साथ मूव करते हैं और रैंडमली मूव करते हैं। तो जब रैंडमली मूव करेंगे तो वो स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन टेबल है उसको हमें सॉलिड बोलना चाहिए। सुहानी बताना क्यों? Sir, because it has a definite shape and volume. वेरी गुड। क्योंकि सॉलिड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि इट हैज डेफिनेट शेप तो टेबल की होती है, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम तो टेबल की होती है, इट इज रिजिड टेबल होती है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज ये पूरी करती है, इसलिए हमें इसे सॉलिड एक बोलना और है, चाहिए। हाँ बोलो। इट्स नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, स्कूल में हाँ लिखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल राइट। कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल है, राइट। अच्छा, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। बताओ प्रणव, क्या रीजन है इसके पीछे? जी सर, जो होते हैं सॉलिड उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो ज्यादा देर तक एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। हाँ, उसका रीजन ये है कि जो सॉलिड हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, जो कि एक कराटे एक्सपर्ट प्रैक्टिस से एक्वायर कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ एयर जो है वो गैस है, और गैस होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। तो वी कैन इजीली मूव आवर हैंड थ्रू एयर। लास्ट पॉइंट है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। किसी के पास है रिप्लाई? आंसर है सर, आइस की डेंसिटी कम होती है। हाँ, आइस की डेंसिटी तो कम होती है, लेकिन क्यों? हाउ? आइस तो सॉलिड है। Because ice जब वो उस फॉर्म में होती है तब वो सॉलिड होती है। हाँ तो बेटा सॉलिड की तो डेंसिटी ज्यादा होती है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से जनरली ज्यादा होती है, फिर भी आइस की कम क्यों है? अच्छा आप लोग सर, क्योंकि सोचो